एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12th की पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां करेंगे। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में ये है कि जब हमारा देश आज़ाद होता है तो हमारे देश में क्या क्या चुनौतियां आती हैं और किस प्रकार से जो हमारे नेता होते हैं इन समस्याओं का हल निकालते हैं। चलो चलते हैं हम चैप्टर की ओर। जब हमारा देश आज़ाद होता है, मतलब कि जब ब्रिटिश सरकार ये बोल देती है अब भारत देश आज़ाद है, तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो एक भाषण देते हैं 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को। एक संविधान सभा के एक विशेष सत्र को बुलाते हैं और भाषण देते हैं। भाषण का नाम क्या है? भाग्य वधु से चीर प्रतिशत भेंट। मतलब जो हमने अपने भाग्य पर विश्वास रखा और हमें अपनी भेंट मिली, मतलब हमें अपनी आज़ादी मिली। तो ये तो था ही, उसके साथ ही हमारे देश में क्या थी, चुनौतियाँ आ रही थी, अलग अलग चुनौतियाँ थी। मतलब कि आज़ाद हो रहा था तो देश में चुनौतियाँ आ ही रही थी। तो जो 3 चुनौतियाँ वो सबसे मेन है। एक है इतने बड़े राष्ट्र को एकजुट करना, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषा के लोग रहते हैं, तो इन सबको एकजुट करना। तो सेकंड क्या था? लोकतांत्रिक स्थापित करना, क्योंकि अभी तक जो देश आज़ाद हो रहे थे वहाँ पर लोकतांत्रिक हो रहा था, वो विफल हो रहा था, इसलिए इतनी बड़ी आबादी में लोकतांत्रिक स्थापित करना वो भी एक चुनौती ही थी। जो तीसरा है, जो पूरे समाज में विकास स्थापित करना, मतलब सभी लोगों का विकास होना, कोई छूटे ना, सभी धर्मों के लिए इक्वली वो होना, भाषा वाले लोगों को बुरा ना लगे, ऐसी राजभाषा, ये मतलब कि चुनौतियाँ आ रही थी। तो वो इसके लिए क्या लक्ष्य अपनाया उन्होंने बनाया कि हम एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करें जिससे कि सब लोगों का कल्याण हो और वो सभी लोगों के हित के बारे में सुने। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार के अंदर क्या होता है, जो हम होते हैं, आम नागरिक होते हैं, वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो कि सब लोगों का विकास करता है। तो इन्होंने भी ऐसे ही सोचा था। तो अब ये तो हो ही रहा था, उसके साथ ही जब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा तो कर दी, तो उसी दूसरी ओर क्या था, जो मुस्लिम लीग के नेता थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने द्वि सिद्धांत राष्ट्र, मतलब 2 राष्ट्रों का बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि हम भारत पाकिस्तान अलग अलग चाहते हैं, उन्होंने विभाजन की सोची। तो कांग्रेस के जो नेता थे वो मना कर रहे थे कि हम कोई भी विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग की मांग थी वो बढ़ती जा रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में विभाजन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि लोगों को आज़ादी मिली थी, उन्होंने उस आज़ादी को खुशी से मनाया तक नहीं कि दूसरी समस्या आ गई। तो इस बारे में आगे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से विभाजन की प्रक्रिया हुई। तो 3 प्रकार की समस्या थी। पहली समस्या ये थी कि सब लोगों को ये देखना था कि मुस्लिम बहुल इलाके कहाँ हैं, जिससे कि पाकिस्तान बने। तो वो 2 जगह मिले थे बहुल, एक पंजाब था और एक बंगाल था। पंजाब में ज़्यादा मुस्लिम रहते थे और वहीं बंगाल में, लेकिन क्या हो रहा था, वो दो जगह हो रहे थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान बट रहा था और दूसरा पूर्व पाकिस्तान, और बीच में भारत रह रहा था, जो मेन समस्या थी। और सेकंड समस्या क्या थी, जो लोग थे मुस्लिम लोग, वो खुद नहीं चाह रहे थे कि हमें पाकिस्तान में जाना पड़े, हम अलग विभाजन चाहें। और थर्ड समस्या क्या थी कि अल्पसंख्यक, जो कि भारत में भी मुस्लिम लोग थे वो अल्पसंख्यक थे, वहीं जो पाकिस्तान है उनमें भी सिख, हिंदू ये थे, ये भी फारसी लोग थे, ये भी अल्पसंख्यक ही रह रहे थे। तो उन लोगों के बारे में सोचना ये था जो कि मुश्किल था। तो विभाजन के परिणाम क्या हुए? तो विभाजन की बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम हुए। वहाँ पर त्रासद आ गई, लोग असमानों के लिए टूटने लगे, लोग एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद कर रहे थे। जो पड़ोसी हुआ करते थे वो खुद लड़ने लगे, ना तो कोई हिंदू मुस्लिम को बर्दाश्त कर रहा था, वहीं मुस्लिम भी हिंदू लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। वहाँ पर जो छोटे छोटे सामान होते हैं, टेबल कुर्सी, पुलिस के वाद्य यंत्र, मतलब सरकारी नौकरियाँ या रेलवे की कुछ भी सामान, लोग एक दूसरे पर छीना झपटा कर रहे थे, ये मेरा सामान, ये मेरा सामान, ऐसी की संख्या में बहुत ज़्यादा त्रासद हुई। वहाँ पर इतने सारा झगड़े होने लगे कि नेता लोग कहने लगे ये कुछ समय के लिए टल जाएगा, लेकिन वो झगड़ा बहुत सालों तक होता रहा। 1951 में एक अनुमान लगाया कि भारत में कुल आबादी में 12% मुसलमान है, जो कि अल्पसंख्यक है। तो उनके हितों के बारे में सोचना, इसलिए विभाजन के बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम हुए। और सबसे बुरे परिणाम तो महिला के ऊपर हुए। लोग क्या कर रहे थे, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घर की बहू बेटियों को जिंदा जला रहे थे
कि कभी हमें बुरा हालत देखनी पड़े। और कई लोग तो क्या कर रहे थे, उनके धर्म ही नष्ट करवा रहे थे, उन्हें दूसरे धर्म में डाल रहे थे, उनके साथ बलात्कार हो रहे थे, अन्य प्रकार की हिंसक हो रही थी। तो विभाजन के बहुत गंदे परिणाम निकले। और सबसे बुरे तो उनमें निकले जो जिन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान मतलब भारत वापस आ जाएं, वो भी क्या हुआ। और वहीं हिंदुस्तान के लोगों ने क्या सोचा कि हम पाकिस्तान चले जाएं अपने मुल्क। तो ऐसे करके वो बीच में रह गए, जो शिविरों में आज तक कि माना जाता है कि लोग वहाँ पर शरणार्थी बनकर रह गए हैं, जो कि ना तो वो हिंदुस्तान के रहे और ना ही वो पाकिस्तान के रहे, वो शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। रियासतों का एकीकरण में सरकार का दृष्टिकोण। तो राज्य रजवाड़े थे, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बोला कि या तो आप भारत में मिल जाओ, या आप अपनी ओर से पाकिस्तान चले जाओ, या फिर आप खुद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लो। तो उस समय राज्य रजवाड़ों के छोटे बड़े जो रजवाड़े थे उनकी संख्या 565 थी। तो वो उसमें 3 प्रकार के विचार बन रहे थे उनके। कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे वो तो भारत संघ में मिल ही गए। दूसरे थे कि जो सरकार ने क्या करा, कानूनी तरीके से अपने अंडर कर लिए। और थर्ड विचार क्या था कि उन्हें स्वतंत्रता दे दें। तो 4 जो राज्य थे, रजवाड़े थे, वो उनकी जो नहीं हुए, उनके साथ कानूनी तरीके से बातें की, जैसे कि हैदराबाद, मणिपुर, वहीं जूनागढ़, और 4th है जम्मू कश्मीर। जो हैदराबाद की सरकार थी उसने सिग्नेचर कैसे किया, पढ़ते हैं हम। जो हैदराबाद की सरकार है उसको निजाम कहा जाता है, जिसने 1947 में क्या करा, भारत सरकार के पास सूचना भेजी कि मैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता हूँ। लेकिन वहाँ के लोग थे निजाम सरकार से परेशान थे, और महिलाओं के साथ भी वो अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, भारत सरकार से विनती की कि आप हमें निजाम सरकार से पीछा छुड़ा दो। तो 1948 के सितंबर में भारत ने अपनी एक सेना भेजी, जहां पर हैदराबाद सरकार ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर लिया और भारत के विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए। अब मणिपुर के पढ़ते हैं। जो मणिपुर के महाराजा थे बोचंदर थे, उन्होंने आसानी से सहमति पत्र पर सिग्नेचर कर दिए, जहां पर 1948 के जून में पहली बार वोटिंग होती है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर वहां पर वोटिंग होती है, और मणिपुर में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाती है। जूनागढ़ में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पर भी आसानी से सिग्नेचर हो जाते हैं, और जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है, जो कि अब जाके हुआ है जम्मू कश्मीर भारत के अंडर। तो अब हम पढ़ते हैं राज्य का पुनर्गठन। जो राज्य का पुनर्गठन है, जो कांग्रेस सरकार थी उसमें, तो उन्होंने क्या करा, जो राज्य का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर करा। जहाँ पर सबसे पहले 1952 को क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की मांग में रामल्लू पोटली ने क्या करा, आंदोलन करा, भूख हड़ताल करी, और जहाँ पर 1952 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। और वैसे ही इस राज्यों के निर्माण में भाषा आधार पर फिर क्या हुआ, भारत सरकार ने कि 1953 से ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जो कि 1956 में बना, और जहां पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है कब पारित हुआ था, 1956 में, और आयोग कब बना गया था, 1953 में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था। जो मोहम्मद जिन्ना ने क्या कहा था, 2 अलग अलग राष्ट्र बनाने के लिए कहा था, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो ये था। ब्रिटिश भारतीय प्रांत कौन थे। अब भारतीय प्रांत जो आज़ादी से पहले सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, ठीक है, जो कि हम लोग थे, जो राज्य रजवाड़े ना होके हम लोग थे। जो रियासतें कौन थी, जो राज्य रजवाड़े थे, जो ब्रिटिश सरकार के अंडर नहीं आते थे। रजाकार कौन थे, जो कि निजाम की सरकार थी, उसकी सेना को रजाकार बोला जाता है। और निजाम क्या थी, वहाँ की सरकार थी जो कि एक अमीर थी और लोगों पर अत्याचार करती थी। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया, 1953 में बनाया गया, जहाँ पर भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बन रहे थे। और पारित कब हुआ था अधिनियम, 1956 में, जहाँ पर 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।